विद्या भारती काशी प्रांत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार तिवारी, आचार्य हिंदी, रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन, राजापुर, प्रयागराज। आज मैं कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए, भैया बहनों के लिए एक मॉडल पेपर जो हल सहित है उसको मैं प्रस्तुत हूँ लेके, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इसका पहला प्रश्न बनता है उसमें 4 प्रश्न रहते हैं, 4 विकल्प रहते हैं। उनमें से 3 असत्य होता है, 1 सत्य होता है। हमको सत्य विकल्पों से लिखना होता है। देखिए, ये मॉडल पेपर है, आपको कैसे परीक्षा में लिखना है। आप लोग बहुत पढ़े हों लेकिन लिखने का तरीका नहीं है तो उस पढ़ाई से कोई मतलब बेटा नहीं होता है। तो आपको जैसे ये प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ ग्रुप लिखा है तो यहाँ रूप होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि कवि के रूप में जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, तो ये गलत है। इसमें सही क्या लिखना है, उसमें से एक कथन सत्य है, उसे पहचान लिखना है। तो प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अब देखिए, इनसे संबंधित अन्य प्रश्न कैसे बन सकते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के हैं। क्या लिखूं, इनका प्रमुख निबंध है। और आपको बता दें, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। श्याम सुंदर दास ने प्रारंभ किया था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी उसमें आए। तो सरस्वती पत्रिका में भी हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने योगदान दिया है। ये एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, उसके सत्य कथन को पहचान करके आपको लिखना है। इसमें देखिए, एक प्रश्न है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यही सही है। अब एक बात याद ध्यान देना, ध्रुव स्वामी है क्या। अब जयशंकर प्रसाद से कई प्रश्न बनते हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अब फिर देखिए, जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली रचना उर्वशी है। प्रसाद का पहला नाटक कौन है? श्री गुप्त इनका पहला नाटक है, नहीं सॉरी, राजश्री इनका पहला नाटक है। अब देखिए, इसी प्रकार से ध्रुव स्वामी क्या है? जयशंकर प्रसाद की का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामी। एक प्रश्न बन सकता है, जैसे एक रचना पूछ लिया गया, ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। आपके सिलेबस में है, ये लोग पाठ्यक्रम में हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। ममता इनकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल को कायदे से एकदम कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर जगह मिलेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का अगर महाकाव्य देखा जाए तो कामायनी का एक प्रमुख योगदान है, जिसकी रचना हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने की है। अब उससे प्रश्न बन सकता है, कामायनी में कितने सर्ग? बार बनेगा नहीं, इंटर तक के कुछ प्रश्न है, लेकिन 15 सर्ग है, मान लीजिए पूछ लिया कभी तो आप बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल युग की समय सीमा पूछा जा रहा है। देखिए, समय सीमा जो है आपका 1850 से 1900 तक माना जाता है। क्या आप जानते हैं? भारतीय युग माना जाता है। और शुक्ल युग जो माना जाता है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादन से माना जाता है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादन कब हुआ? 1900 में। 1900 से
द्विवेदी युग प्रारंभ होता है। त्रिवेदी युग ही से माना जाता है। द्विवेदी युग जब लास्ट होता है, अंतिम होता है, तो 1919 से 1938 तक शुक्ल युग माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतेंद्र युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1919, इसके बाद फिर आपका शुक्ल युग 1919 से 1938, इसके बाद अन्य। आगे देखिए, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम। आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत परिवर्तन किया है। उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध है। ये प्रमुख आलोचक हैं शुक्लोत्तर युग के, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। अब देखिए, शुक्ल युग के निबंधकार केवल दो ही नहीं हैं उपन्यासकार, कि प्रेमचंद और चतुर्सेन शास्त्री ही हैं। यहां तो उपन्यास लिखने वाले और भी हैं। जयशंकर प्रसाद भी उपन्यास लिखे हैं। कंकाल है, तितली है, इरावती है। तो इनके अलावा भी अन्य कवियों को हम लोग देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। देखिए, अगला प्रश्न है, हमारे यहां दो प्रकार के इतिहास, गद्य और पद्य खंड पूछा जाता है। अभी हम लोगों ने गद्य खंड की चर्चा की, अब हम लोग पद्य खंड की चर्चा कर रहे हैं। पद्य खंड के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग खूब पता होगा, आप पढ़े भी होंगे कि रीतिकाल और आधुनिक काल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और पढ़े भी होंगे आप लोग। इसके लिए सबसे पहले रीतिकाल का एक प्रश्न है। ये तो प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार से कैसा प्रश्न बन सकता है, दो तीन प्रश्नों का मैं चर्चा करूंगा। एक तो है, रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। यहां घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, आलम है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। इसके अलावा भी जिसे रीतिबद्ध पूछ लिया जाए तो चिंतामणि हैं, मतिराम हैं, केशवदास हैं, भूषण हैं, ये सब हैं। रीत सिद्ध पूछ लिया जाए तो बिहारी हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान देना है आप लोगों को। ये प्रश्न सब आते हैं जो चर्चा कर रहा हूं आपसे, ये अति आवश्यक प्रश्न है। छायावादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं। देखिए, विशेषताएं तीन चार पूछ सकता है। एक रीतिकाल की विशेषता पूछ सकता है। तो रीतिकाल में क्या विशेषता है? रीतिकाल में जितने कवि हैं वहां पर आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा बहुत हुई है। विशेषताएं तो बहुत हैं। अलंकृत शब्दों का प्रयोग, ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग कहां हुआ है? रीतिकाल में हुआ है। इसके बाद यही है छायावाद की विशेषता है। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण ही है, प्रकृति का सजीव चित्रण है, स्त्री का सम्मान है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण है। दो नहीं, कम से कम 4-5 आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है परीक्षा के समय याद न आए, दो से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 एक बार सबसे निगाह से आप लोग देख लेंगे, निश्चित है कि आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का चितेरा कवि, अब थोड़ा गड़बड़ हो गया, अगर पूछ लिया जाए प्रकृति का सुकुमार कवि और चितेरा कवि पूछ लिए गए, गड़बड़ हो गई आपका। चितेरा कवि को ही सुकुमार कवि कहा जाता है। कौन है? पंत जी ही हैं। पंत जी, इनकी रचना ग्रंथ बीड़ा, गुंजन, चितंबरा, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये सब इनकी रचनाएं। इनको पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कला और बूढ़ा चांद पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदंबरा पर, लोकायतन पर मिला है सोवियत पुरस्कार। ये पुरस्कृत हुए हैं। ये आपके इतिहास के प्रश्न थे।
अगर ये 10 प्रश्न आपका सही हो गया, 10 प्रश्न आपका गलत नहीं हुआ, मैं यहां से कह के जा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर, निश्चित है आपका 95 से कम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। इसलिए इस 10 क्वेश्चन को कायदे से, ढंग से लिखने का जो तरीका है वैसे ही आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। नंबर 3 देखिए, देखिए एक गद्यांश होता है, गद्यांश 2 होता है, ध्यान दीजिएगा, अथवा करके आता है। आपको एक की व्याख्या करनी होती है, उस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न होते हैं। तो आपका इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ डालिए। इस गद्यांश को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़िए। आप 2 बार कम से कम गद्यांश को पढ़िए, और गद्यांश को पढ़ने के बाद तब आप प्रश्न को पढ़िए। आपके पास इनसे संबंधित 3 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होते हैं, 6 नंबर के हो गए। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर वहां ऐसा ना लिखा रहे, वहां केवल लिखा हो कि पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए, तब भी आपको संदर्भ लिखना है। अगर वास्तव में प्रभावित नंबर प्राप्त करना, अच्छा नंबर प्राप्त करना है तब, क्योंकि अच्छे ढंग से लिखेंगे तभी एग्जामिनर प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ यहां लिखा है, तो एक इसका किसकी रचना है, ध्यान देना है आपको। तो ये आपका भगवत शरण उपाध्याय की जो अजंता है उससे लिया गया है। तो संदर्भ अपने हिसाब से याद किए होंगे, लेकिन प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के अजंता नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके लेखक, एक बात ध्यान देना, गद्य में लेखक होते हैं और काव्य में इसके रचयिता होते हैं, इसके कवि होते हैं। इसके लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब देखिए, भगवत शरण उपाध्याय ने ये लिखा है, ये आपका 2 प्रश्न पक्का हो गया, इसमें गलत नहीं होने वाला है। इसके बाद आपका उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या करना है। व्याख्या आप कर लेंगे, जहां तक रेखांकित है वहीं तक व्याख्या करना होगा, ये आप आसानी से कर लेंगे। एक प्रश्न बनता है, इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए। तो आप देखिए यहां से किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। मतलब इस तरह से, ऐसा नहीं कि जो शब्द पूछा जाए वह लिखा जाए, उसको कम से कम एक उसमें विचार आए। गद्य एक विचार है ना, एक विचार प्रस्तुत हो, आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक इस प्रकार के इससे प्रश्न करना है। अब देखिए, इसी प्रकार से एक पद्य की होगी, इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करना होता है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। यहां पर 5 चीजें आपको करना है, ध्यान देना। पहले मैं बता दे रहा हूं, फिर मैं पढ़ रहा हूं इसको। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे संकेत। जब भी परीक्षा में लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे संकेत। संकेत माने होता है पहला शब्द और अंतिम शब्द। दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ का मतलब परिचय होता है, ध्यान देना इसे, पाठ का नाम, कवि का नाम और क्या कैसे है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग के बाद लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या के बाद लिखेंगे काव्य सौंदर्य। तो हम देखते हैं एक किस प्रकार से है, कहां से लिया गया है, हम लोग अवलोकन करते हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। देखिए, अपने आप ही जब हम पढ़ते हैं, एक बार अगर भाव से पढ़ते हैं, हमें पता चल जाता है कि यहां कौन सा रस है। जब रस पता चल जाता है तो व्याख्या तो अपने आप हो जाती है।
कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण मोहमान रक्त का प्यासा था। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्ति। ध्यान दीजिएगा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के हल्दी घाटी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता, वहां मैंने क्या बताया था, लेखक, यहां रचयिता होंगे। इसके रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं। श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिखा, जय हनुमान लिखा, जय हनुमान भी इनकी रचना है। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में जो है हमारे द्विवेदी जी ने, पांडे जी ने क्या किया है, मेवाड़ के श्री राणा प्रताप के हल्दी घाटी मैदान में हुए युद्ध का ओजस्वी चित्रण प्रस्तुत किया है। एक कवि हैं, प्रशंसा करते हैं, ओजस्वी चित्रण प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या इस प्रकार से इसकी व्याख्या किया जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि पांडे जी कहते हैं कि हल्दी घाटी के मैदान में शत्रु सेना के मध्य मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप केवल युद्ध का मनोरंजन, यानी तमाशा नहीं देख रहे हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का तमाशा था। रण केवल तमाशा नहीं है, तमाशा माने खेल का मैदान, खेल का मैदान नहीं है बल्कि युद्ध का मैदान है। और वह क्या कर रहा था, वह तो बड़ी फुर्ती के साथ दौड़ दौड़ करके अपने खून के सम्मान की रक्षा करता था, क्योंकि उसके हृदय में अपने स्वाभिमान की रक्त रक्षा की प्रबल इच्छा थी, जिसे वह अपने शत्रु अकबर की सेना से बचाना चाहता था। महाराणा प्रताप अपने विश्वसनीय प्रिय घोड़े चेतक, अब एक प्रश्न आ सकता है, चेतक किसके घोड़े का नाम था? राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। पर सवार होकर सेना के मध्य इस प्रकार घूम घूम कर उसकी रक्षा कर रहे थे, मानो वे भगवान शिव हो। मानो प्रत्यक्ष कपाली माने होता है भगवान शिव साक्षात मृत्यु को लेकर के भूमि में घूम रहा था। इस तरह से आप लोग व्याख्या करेंगे, फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में क्या हुआ है, सबसे पहले महाराणा प्रताप के ओजस्वी युद्ध का चित्रण हुआ है। फिर क्या हुआ है, महाराणा प्रताप को चेतक पर सवार होने पर शिव के रूप में चित्रित किया गया है। भाषा सरल खड़ी बोली है, आप जानते हैं। अलंकार अनप्रास उत्प्रेक्षा भी कहीं कहीं पर है। रस वीर रस आप जानते हैं। छंद तुकांत मुक्त है, मुक्त छंद, और भाव गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षण है। इस प्रकार से ये कोई आवश्यक नहीं कि ही आ जाए, लेकिन लिखना कैसे है आप बता रहा है। बयाने का मतलब गोस्वामी तुलसीदास की रचना आ सकती है, सूरदास की आ सकती है, बिहारी की आ सकती है, परंतु आपको लिखना कैसे है यह तरीका केवल बताया जा रहा है बस। चलिए अगला आपका 5वां प्रश्न आता है, जीवन परिचय। जीवन परिचय हमारे सामने 3 कवि हैं, लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं। मैं थोड़ा सा किसी एक कवि को लेकर के आपको थोड़ा बता रहा हूं कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाए कि संपूर्ण 3 अंक प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपको 3 अंक मिलता है कक्षा 10 की परीक्षा में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले इनका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। चाहे यहां एक आप डिब्बा बना सकते हैं, चाहे आप ऊपर संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं। जैसे इनका जन्म 1889 में हुआ था, स्थान काशी में हुआ था, पिता का नाम देवी प्रसाद था, और किस युग के थे, छायावाद के थे। इनकी एक रचना कामायनी, इनकी मृत्यु 1937। ये क्या है, अगर इतना आपने सही लिख दिया तो कोई आपका पूरा जीवन परिचय गलत नहीं कर सकता, क्योंकि संपूर्ण रचना जो उनकी जीवन परिचय है वही आपने दे दिया। उसके बाद उसी की व्याख्या कर देंगे, जीवन परिचय तो हो गया आपका। कम समय में अधिक अंक अर्जित करने का तरीका है, ध्यान देना बेटा। इसके बाद
जैसे आपके कवि हैं, इनका जीवन परिचय, इसमें आपके तुलसीदास, बिहारी, श्यामनाथ पांडे, किसी एक कवि में ले रहा हूं। देखिए, हम लिखने में कमी न करें। तुलसीदास का जीवन परिचय है, तुलसीदास के बारे में सब आप जानते हैं। हम प्रारंभ कैसे करेंगे? सबसे पहले जीवन परिचय, यहां संक्षिप्त जीवन परिचय से बताया मैं आपको। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूं, अगर याद हो जाएगा ठीक है। कि संवत 1554 में जागा राजापुर का भाग, अहुलसी ने तुलसी को पाया हुआ जगत का अमर सुहाग। राम नाम बोला था उसने, नाम राम बोला तत्काल, पिता आत्मा राम उन्हें देख कर हो गए निहाल। अब देखिए, है केवल 4 लाइन, लेकिन इसी में संपूर्ण जीवन परिचय समाहित है उनकी। संवत 1554 में राजापुर में, बांदा के राजापुर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। बचपन में जब पैदा हुए तो शिशु नहीं थे, क्योंकि शिशु पैदा होता है ना, बालक थोड़ी पैदा होता है। ये बालक के रूप में 5 वर्ष के थे, इनके मुंह से राम निकला, इनका नाम राम बोला हो गया। आप सब जानते हैं बचपन का नाम क्या था, राम बोला। और इसके बाद इनकी मृत्यु संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला 30 सन तुलसी तजे शरीर हो गया। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा, अवधी भाषा में इनकी रचनाएं हैं। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलाना छू, बरबय रामायण, ये सब अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये सब क्या है? ब्रज भाषा में है। इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो यहां 3 नंबर से कोई 2 नंबर आपको नहीं देगा बेटा, जान लेना। चलिए आगे। अब देखिए, फिर आपका एक संस्कृत होता है, उसमें भी आपका गद्यांश और पद्यांश दिया होता है। एक करना होता है, एक गद्यांश होता है अथवा करके एक पद्यांश होता है। या तो आप गद्यांश करेंगे या तो पद्यांश करेंगे, लेकिन वहां संदर्भ डाल करके करेंगे। और उसके लिए मैंने 2 चैप्टर आपको दिया है, उसको आप लोग तैयार कर लेना। वाराणसी और प्रबुद्ध ग्रामीण और भारतीय संस्कृति, सॉरी 3 चैप्टर, इसको आप रिवीजन कर लेना। इसी से आपको ये आ जाएगा, इसी से प्रश्नोत्तर भी आपको मिल जाएगा। जो प्रश्न के उत्तर आते हैं ना, वो भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न एक श्लोक होता है। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है, परंतु वो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। ऐसा नहीं उसी में आया वही लिख दीजिए, प्रश्न पत्र में ना आया हो लिखना है आपको। ठीक, मैंने बताया ना प्रश्नोत्तर याद करना है। वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर का ये 2 तैयार कर लीजिए, इससे 2 नंबर के प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अब आते हैं काव्य सौंदर्य के जो प्रमुख हैं, उसमें रस, छंद, अलंकार, थोड़ा उसकी चर्चा हो जाए 2 मिनट। हास्य और करुण आपके लिए अति आवश्यक है। परिभाषा आप जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। परिभाषा आप कैसे याद किए हैं वो आप जानते हैं, लेकिन मैं दोनों तरीका बता रहा हूं कैसे आप लिख सकते हैं। करुण रस है, इसको कैसे लिखेंगे? एक तो सीधी किताब की भाषा है, विभाव वन भाव संचारी भाव के संयोग से जहां पर शोक नामक अस्थाई भाव की व्युत्पत्ति होती है, वहां पर करुण रस होता है, बस खत्म। लेकिन क्या इसमें भाव आया क्या? अगर यही हम ऐसे लिखें, जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु या जन, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने पर मन में जो वेदना की भावना उत्पन्न होती है, वेदना माने कष्ट, दुख की भावना उत्पन्न होती है, वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। इसका अस्थायी भाव शोक होता है। परिभाषा वो भी गलत नहीं है, लेकिन यहां पर आपने वो भाव दिया जो वास्तव में है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत से आप याद भी किए होंगे।
भगवान श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जाते हैं तो सुदामा कैसे हो गए आप जानते हैं। उनकी दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें अपने सिंहासन पर, अपने स्थान पर बैठाते हैं और वहां पर नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पर आते को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। एक मित्र उसका नष्ट हो गया है, नष्ट माने है, लेकिन उसका जीवन दुख से, कष्ट से भरा हुआ है। उसे देख करके भगवान श्री कृष्ण को दया आती है, यहां करुणा। इधर देखिए, जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं उनके गोदी में लेकर के कि ताते की सोच न माते की सोच, न सोच पिता सूर धाम गए की, वानर भालू की सोच नहीं, नहीं सोच अयोध्या के राज गए की। दे सकते हैं आप आराम से। अब देखिए, इसके बाद अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, दो आप तैयार कर लीजिए। उपमा रूपक थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। उपमा में कुछ शब्द आ जाए, वहां उपमा जान लीजिएगा। सम, समान, सरिस, सा, से, सी, सदृश्य, ऐसे शब्द जहां आ जाएं, वाचक शब्द आ जाएं, वहां पे क्या लगाएंगे? उपमा अलंकार लगाएंगे। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, सरिस आया, उपमा अलंकार हो गया। परिभाषा आप जानते हैं, जहां पर उपमेय में उपमान का समान गुण धर्म के कारण समानता तुलना किया जाए, वहां उपमा अलंकार है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, सम आ गया। इसके बाद क्या है? रूपक है। यहां पर भेद रहित आरोप किया जाता है। यहां पर रूपक में एक बात ध्यान देना, यहां पर योजक चिन्ह दिखाई देगा आपको। जिस चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण कमल के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनिपद कमल, यहां योजक चिन्ह है। यहां पे आपका आ गया रूपक अलंकार। फिर देखिए, अब छंद आता है, रोला और सोठा। परिभाषा याद कर लीजिए। जैसे सोठा है आपका एक अर्सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 11 मात्रा, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम माने पहला तीसरा, सम माने दूसरा चौथा। ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण बहुत से हैं। सुनी के वट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा अयन, चितई जान की लखन तब। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। इस प्रकार से आप लिखेंगे, अच्छा लगेगा। अब देखिए, इसके बाद सीधे हम लोग आते हैं कुछ व्याकरण उपसर्ग हैं। जैसे पूछा जाता है, कुछ शब्द दे देते हैं, उसे 2-2 शब्द बनाने होते हैं। अप है, जैसे अपयश है, अपमान है, अनु है, अनुपस्थित है, अनुभव है, अभि है, अभिमान है, अभिमत है। ऐसा ही शब्द आपका उपसर्ग बन जाता है। अन्य बहुत शब्द होते हैं, ध्यान देना। प्रत्यय आप सब जानते हैं, परिभाषा सबको याद होगी। उपसर्ग किसी शब्द के वाक्यांश के, शब्दांश के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय बाद में लगाया जाता है। बनावट, वहां आवट हो जाएगा। सजावट, आवट। लड़कपन, वहां पन आ जाएगा। मिठाई, वहां आई आ जाएगा। सजावट, वहां वट आ जाएगा। ऐसा ध्यान देना है। इसके अनुसार और भी आपको पढ़ना है। लिखाई है, कमाई है, मिठाई है, ये भाव है। ठीक, कड़ुआहट है, मिठास है, इस प्रकार से। अब आए आपका समास। सबको पता है
कि आप में दो समास हैं, द्वंद्व और द्विगु। देखिए, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम उदाहरण कितने भी दे दें, आपका सही नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अर्थात प्रकृति कहते हैं हिंदी में से। प्रश्न की प्रकृति जानना है कि प्रश्न कैसे आता है, कैसे प्रश्न को हल किया जाए, प्रकृति जानना जरूरी है। ये कोई आवश्यक नहीं कि आप कर लेते हैं और जानते भी हैं, नियम जानना जरूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप देखिए बीच में योजक चिन्ह हो, वहां पर आप द्वंद्व समास लगाएंगे, और जहां पर आप देखें संख्या से कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है, वहां पर आप द्विगु समास लगाएंगे। चौराहा, तिराहा, पंचवटी, नवग्रह, त्रिदेव, त्रिवेणी, ये सब क्या है? ये आपके संख्यावाची है। नवग्रह तो नवग्रह नहीं है, 8 ग्रह, लेकिन नवग्रह कहा जाता है तब भी। नवग्रहों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह। ये संख्यावाची हुआ, समास लगा दिए आप। धर्मार्थ, धर्म और अर्थ, द्वंद्व समास हो गया। यहां योजक चिन्ह नहीं है, ध्यान देना, लेकिन यहां पर बन रहा है, संख्यावाची नहीं, द्वंद्व समास है। पितरो, पिता चा माता, माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन, अर्थात ये आपका समास हो गया। इसके बाद आप ऐसे ही अनुवाद आता है, 2-4 आप एक अभ्यास कर लेंगे, आप लोग आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है निबंध। देखिए बेटा, अब इस समय यहां से मैं निबंध कितना बता सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा आपको तरीका दे सकता हूं कैसे आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आप डालेंगे निबंध, जिस पे आपको लिखना है वो विषय लिखेंगे। जैसे आपका स्वदेश प्रेम, या आतंकवाद, या जनसंख्या, या महंगाई, जो भी है, तो हम सबसे पहले वहां लिखेंगे रूपरेखा। पहली हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में जितनी हेडिंग आपको डालना है, जैसे सबसे पहले प्रस्तावना होता है, कारण होता है, प्रभाव होता है, दूर करने के उपाय या निवारण होता है, उपसंहार या निष्कर्ष होता है। चाहे उपसर्ग का है, उपसंहार कहिए, चाहे निष्कर्ष कहिए, दो में एक होता है, एक ही लिखना। ये आपको इतने पहलुओं पर ध्यान देना है निबंध लिखते समय। इन आप संकेत को लिखते हुए निबंध लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। इसके बाद खंड काव्य आता है। हमारे यहां प्रयागराज में अगर पूजा चलता है, कहीं पर और कुछ चलता होगा, क्योंकि यहां पर खंड काव्य कई होते हैं, हर जगह अलग अलग चलते हैं। यहां अगर पूजा चलता है तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, अगर पूजा खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब नायक कौन आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है, सब जानते हैं। ऐसे या तो अगर पूजा खंड काव्य का कथानक या सारांश या किसी एक सर्ग का वर्णन कीजिए, ऐसा आता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको एक मॉडल पेपर प्रस्तुत किया और आप लोग इसको एक बार जरूर देखेंगे, हम आपसे आशा करते हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आप सबको यह चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक आप वॉचिंग।